नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एआईबी एग्जाम को लेकर। आप सभी जानते हैं कि अगर आपने एलएलबी किया हुआ है तो एलएलबी के बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देना पड़ेगा। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में क्या क्या बुक्स पढ़नी पड़ती है, सिलेबस कितने होते हैं, कैसे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो ओपन बुक्स एग्जाम होता है। क्या है ये? ओपन बुक्स एग्जाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, लेकिन इसमें बैरक चलते हैं, विदाउट नोट विदाउट कमेंट्री। बैरक आप ले जा सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। लेकिन ओपन बुक्स एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी तरीके से बुक्स ओपन पर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप जब पढ़ोगे तभी आप नकल कर पाओगे, तभी आप बुक्स कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है कि ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग एग्जाम के सिलेबस क्या होते हैं। ठीक है, तो मित्रों हमारे पास आ चुकी है ये बुकें, आप देख सकते हो इतनी सारी बुकें हैं। 25 बुक्स हैं। ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से आपको बताएंगे हम कि क्या क्या बुक्स हमको पढ़नी पड़ती है और किस पॉइंट से इनको पढ़ना पड़ता है। वैसे तो इसमें मात्र 50 नंबर लेके आने हैं। एक बस लायबिलिटी क्राइटेरिया को, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना चाहिए, जो आपकी लिमिटेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बैरक्स है, बैरक एक्ट विदाउट नोट्स। आप विदाउट कमेंट्री विदाउट नोट ही इनको ले जा सकते हो और इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका राइट टू फेयर है। ये एक बुक है जो द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन। जमीन एक्विजिशन के लिए है। जब गवर्नमेंट किसी की जमीन एक्विजिशन करती है तो उसमें क्या रूल्स रेगुलेशन होता है ये बताता है। द राइट टू एक्विजिशन। साइबर लॉ ये पढ़ना पड़ेगा आपको। साइबर लॉ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में है, तो साइबर लॉ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है आपका द एविडेंस, इंडियन एविडेंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी बुक है आपकी। सेकंड आपका है द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल लॉ, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ये सबसे मोटी बुक है, आपको दिख रही होगी। कंपनी लॉ और लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ ये सबसे मोटी बुक है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये एडमिन के लिए है, बहुत छोटा 4 पेज का है, ये तो इजिली आप कर सकते हैं। उसके बाद है arbitration ऑफ काउंसलिंग, ये भी आपको पढ़ना है भैया। उसके बाद आपका फैमिली लॉ, आज में सबसे ज्यादा विवाद होने वाला क्या है, फैमिली लॉ। तो आपको फैमिली लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। फैमिली लॉ एंड कनेक्टिंग टू हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, मतलब कि फैमिली लॉ में दोनों आते हैं, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों आते हैं। तो आपको दोनों रिलेटेड क्वेश्चन एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे कॉपीराइट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इन सब पे इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट आता है ना, तो यही पढ़ता है। जैसे आपने कोई फिल्म बनाई, कोई गाना बनाया, कुछ बनाया, तो उस पर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ इनबिल्ड होते हैं, तो उनको आप ये बुक्स, ये सेक्शन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सबसे इम्पोर्टेंट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये तो भैया पढ़ना ही पढ़ना है। अगर वकील बनना है तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो सबसे बड़ी बुक है भैया। जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानेंगे तो हम वकील कैसे बनेंगे, तो ये भी आपको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हमें क्या पढ़ना भैया, मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, अगर आप आरटीओ के वकील हो तो आप मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन ये भी एग्जाम में आपको पढ़ना है। सारे पॉइंट पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि आपको अलग पढ़ने हैं, सिविल लॉ को अलग पढ़ने हैं और फैमिली लॉ को अलग पढ़ने हैं, नहीं। सारा वकील, जो भी वकील होता है, एक वकील सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, एक वकील हर मैटर में डील कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई स्पेशल होता है, वो अपने काम करने की कैपेसिटी पे स्पेशल वकील बन जाते हैं। द इंडियन पैनल कोड, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इंडियन पैनल कोड ये तो पढ़ना ही आपको है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला है द भारतीय न्याय संहिता, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, द भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973।
ठीक है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें, ये आपको है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अमेंडमेंट बैल एक्ट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है लिमिटेशन, लिमिटेशन 2 पेज की है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है, ये पढ़ना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर ये तो पढ़ना भी है। हमारा जो प्रैक्टिस करने का वो है जीएसटी और कंज्यूमर, दो में हमें अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, कंज्यूमर और जीएसटी में। कंज्यूमर को कंपनियां कुछ भी बेच के चली जा रही हैं, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है, उसमें क्वालिटी है नहीं है, जिस प्राइस पे बेच रहे हैं उस प्राइस की क्वालिटी इसमें है कि नहीं है, कुछ भी कस्टमर को बेच के चली जा रही है और कस्टमर बेचारा खरीद रहा है। तो इसलिए कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर एक्ट जरूर पढ़ना है, और अगर आप नए वकील हो तो आप कंज्यूमर फील्ड में प्रैक्टिस करो। अगला है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बारे में। अगला है स्पेसिफाई रिलीफ एक्ट 1963, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेगोशिएबल एक्ट इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी एक पार्ट है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और एडवोकेट एक्ट, ये तो आपका क्या बोलते हैं डायरी है, ये तो पढ़ने पड़ेगा भैया एक वकील को क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, उससे रूल्स रेगुलेशन क्या है, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हैं बुक्स। अब देख लेते हैं कितने बुक्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। ठीक है, ये हमारे सिलेबस है, एआईबी एग्जाम के सिलेबस है। अभी तक हमने जो दिखाया, जो हमने बात किया, ये क्या है आपके एआईबी एग्जाम के सिलेबस है। अब इस सिलेबस में आपको पढ़ने हैं और आपको जून में एग्जाम होने हैं। अगर आप एलएलबी कर रहे हो और अगर आप एआईबी का एग्जाम देने को सोच, क्योंकि आपको एआईबी का एग्जाम देना मैंडेटरी है, बिना एआईबी एग्जाम के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। वैसे हमने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन हमारा 1-2 हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन आपका 2 साल के लिए होता है। 2 साल बाद आपको फिर रिन्यूअल कराना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने एआईबी पास कर लिया तो आपका लाइसेंस परमानेंट हो जाता है, इंडिया के किसी कोर्ट में आप खड़े होकर वकालत कर सकते हो किसी भी केस में। तो खासकर देखो, वकालत एक ऐसा हथियार है ना कि आप किसी को भी मात दे सकते हो अगर आप एक अच्छे वकील हो। और न्यू जनरेशन को वकालत करनी चाहिए, क्योंकि जो समाज में भ्रांतियां हैं, समाज में जो रूल्स के मिसयूज हो रहे हैं, उन सभी को अगर आप अच्छे ढंग से आपने वकालत कर दी तो फिर समाज को सुधारने में आपको समय नहीं लगेगा। समाज को सुधारने में वकीलों का ही योगदान रहा है आज तक। गांधी जी को देख लो, अंबेडकर को देख लो, ठीक है, इन सभी वकीलों का ही योगदान रहा है। तो एक वकील ही समाज को सुधार सकता है अगर वो अपने पे आ गया। तो आप सभी लोग वकालत करिए और एक अच्छी वकालत करिए, नाम की वकील मत बनिए, स्टैम्प पेपर बेचने वाले नहीं, अच्छी वकालत जिससे आपसे लोग डरे, इस तरीके का वकालत करिए। चलिए, अभी तो हमारा सेकंड स्टेप पे हूँ मैं, एआईबी एग्जाम जैसे हमारा क्लियर होगा, हमारा लाइसेंस बनेगा, लाइसेंस अप्रूवल होगा, उसके बाद हम फिर आपको मिलेंगे। फिलहाल सीई का प्रोसीजर भी हमारा चल रहा है, दोनों में से देखो पहले कौन होता है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा इंटरेस्ट एडवोकेट में ज़्यादा है, वकालत में ज़्यादा है, तो आपकी दुआ से, आपकी कृपा से हमें लगता है कि आई एम बेस्ट एडवोकेट। हम एक एडवोकेट अच्छा हो सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं वकालत की फील्ड में, क्योंकि हमें 2 फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क करना है, कंज्यूमर, जीएसटी, इनकम टैक्स।
और दूसरा है हमारा सिविल प्रोसीजर, लैंड एक्विजिशन। ठीक है, लैंड एक्विजिशन, इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से काम करना है। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।